नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। 31 जुलाई एक महत्वपूर्ण तिथि है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में आनंदी देवी और मुंशी अजायब जी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम, जिसे हम सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात ये कथा सम्राट हैं, शानदार जमीनी लेखक हैं। 50 करोड़ से अधिक हिंदी प्रदेश की वैचारिक भूमि के साहित्यिक दृष्टि से कुशल चितेरे हैं। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। पिताजी डाक विभाग में मुंशी थे और 7 साल में इनकी माताजी का निधन हो गया। 15 साल में इनकी इनका विवाह करा दिया गया और उसके बाद 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। तो 16 साल की उम्र आते आते मुंशी प्रेमचंद ने जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखे। किसानों की व्यथा भी देखी, मजदूरों की व्यथा भी देखी, परिवार व्यवस्था भी देखी, और ये सारा का सारा उनके जीवन का जो था क्षण पूरा उनके कथा में आ गया। शुरू में इन्हें फारसी में अध्ययन किया था। फारसी में अध्ययन करने के बाद ये मैट्रिक किया और वहीं बनारस के एक सेंट्रल स्कूल में शिक्षक बन गए। इसके बाद ये इनका इंस्पेक्टर के रूप में एक नियुक्ति हुई थी। बाद में गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और कथा साहित्य करते रहे। हंस पत्रिका का संपादक भी किया, लेकिन घाटा होने के बाद छोड़ दिया। मुंबई में 3 साल इन्होंने कथा लेखन भी किया और ये इनके जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे और 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही आपका निधन लिया। वास्तव में इन्होंने जो अपना साहित्य की रचना की है वो सिर्फ 1906 से 1936 के बीच में की है। ये गरीबी, स्त्री व्यथा, सभी का इनने उल्लेख किया है और ऐसा कोई भी भारत का वर्ग नहीं है भारतीय समाज संरचना का जिसको इन्होंने टच ना किया हो। मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक प्रेमचंद को सिर्फ हिंदी साहित्य में ही क्यों रखा गया, हिंदी साहित्यकार के रूप में क्यों जाना जाता है, बल्कि देखा जाए तो एक समाजशास्त्री है। हमारे यहाँ 1920 से 1919 से देखा जाए शुरुआत हुई थी, लेकिन 1920 से ही माने अपन समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। उस दौर में जितना लिखा है 1906 से 1936 के बीच में प्रेमचंद ने जितना जो कुछ लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ की विडंबना है कि हम पश्चिम के समाजशास्त्र को ही भारत का समाजशास्त्र समझ बैठे और पश्चिमी समाजशास्त्रियों के विचारों के आधार पे हमने भारतीय समाज की विवेचना की है। जबकि हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है कि प्रेमचंद को ही एक समाजशास्त्र के रूप में रखना चाहिए। और मेरा अभी भी, जैसा कि नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कहा जा रहा है हम भारतीयता को महत्व देंगे, इसमें प्रेमचंद को समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उस सब में कहीं ना कहीं वर्ग की बात है, गरीबी की बात है, स्त्री विमर्श की बात है, जमींदारों की बात है, किसानों की बात है, और ये सब तो हम समाजशास्त्र में पढ़ते ही हैं। उनके जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी कहानियां हैं, सब में सामाजिक परिवेश को रखा गया है। समाजशास्त्र समाज की समझ का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मैकाइवर और पेज ने भी कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और इस सामाजिक संबंधों के जाल को ही साहित्यिक रूप से प्रेमचंद ने कहा। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था प्रेमचंद भारतीय समाज का परिचय कराने वाले पहले लेखक हैं। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको हिंदी साहित्य के साथ नहीं जोड़ा। उनका कहना था प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतीय समाज का परिचय कराया। तो जो भारतीय समाज का परिचय कराते हैं वो समाजशास्त्री हो जाते हैं ना, विदेशों में वो समाजशास्त्री हो जाते हैं और हम उनका अंगीकार करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं। और प्रेमचंद ने जो सहज और सरल तरीके से फारसी, उर्दू, हिंदी में जो भारतीय समाज की संरचना की, भारतीय समाज का विवेचन किया, उसको हम हिंदी साहित्य से जोड़ के रखें, समाजशास्त्र में इनको रखना चाहिए। और मैं आपको यहाँ बताऊंगा साहित्य का समाजशास्त्र ये है, समाजशास्त्र की एक शाखा है साहित्य का समाजशास्त्र, जिसमें
और ये बहुत पहले हो चुकी थी साहित्य का समाजशास्त्र, और इसको फ्रांस से शुरुआत हुई थी। फ्रांस के बाद इसके बहुत ज़्यादा बात हुई और धीरे धीरे ये समाजशास्त्र की एक शाखा बन गई, जिसमें आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र के बनने की प्रक्रिया में हमको इसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि प्रेमचंद जो हैं उन्होंने सेठ, साहूकार, मालिक, मजदूर, बुजुर्ग, वैश्याओं, छात्रों, फेरी, खोमचा लगाने वालों के जीवन और उनकी हसरतों, उनकी नाकामियों का वर्णन किया है। इनके कुछ उपन्यासों की हम चर्चा करते हैं। जैसे 1918 में इनका एक उपन्यास आया था, सेवा सदन। ये पहले उर्दू में उन्होंने लिखा था, बाजारे हुस्न। बाद में 1918 में इसको सेवा सदन हिंदी में लिखा। इसमें एक सुमन नाम की महिला है, उपन्यास का किरदार है, जो वैश्यावृत्ति के क्षेत्र में वैश्यावृत्ति में गई और उसके माध्यम से उन्होंने वैश्यावृत्ति का दर्दनाक चित्रण किया है। और यहाँ स्त्री उद्धार की बात करते हैं वो। प्रेमाश्रम और रंगभूमि, ये दो उनके उपन्यास हैं जिसमें किसान आंदोलन की बात की है। 1925 में रंगभूमि आया था। ये उपन्यास ही देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध रंगभूमि के एक पात्र सूरदास ने किया है। वो कहता है कि उसमें उसने उपन्यास में सूरदास ने ब्रिटिश शासन के कानूनों की मुखाफलत की है, और यही प्रेमचंद ने रंगभूमि में बताया है। गोदान में उन्होंने बताया कि गोदान के माध्यम से कि एक किसान जो अपनी ज़मीन का मालिक होता है, ज़मीन का मालिकाना हक होता है, लेकिन गरीबी के कारण उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ती है, फिर बटाईदारी में ज़मीन लेता है और बाद में कर्ज में ही मर जाता है। इसमें हरि नाम के किसान की बात है जो उन्होंने किसान के जीवन के रूप से दिखाई। तो गोदान और रंगभूमि, ये दो उपन्यास भारतीय किसान व्यवस्था की बात करते हैं, जो आज सारे समाजशास्त्री किसानों पे अध्ययन करते हैं, किसान आंदोलन पर अध्ययन करते हैं, किसान आत्महत्या पर अध्ययन करते हैं। लेकिन ये तो बहुत पहले 1925 में ही प्रेमचंद बता गए थे। उन्होंने कहा था, देखा जाए तो 1920 से ही 1906 में शुरुआत करी थी साहित्य लेखन, लेकिन 1920 आते आते प्रेमचंद ने आधुनिक भारतीय समाज के बनने की प्रक्रिया को पूरी जटिलता के साथ अपने उपन्यासों, अपनी कहानियों में दर्ज किया। इनके उपन्यास, इनकी कहानियों में आप देखेंगे सौंदर्य शास्त्री, साहित्यिक आधार, सामाजिक वर्ग की बात है। रंगभूमि में जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं। सूरदास को उन्होंने बताया कि कैसे विरोध कर रहा है। वास्तव में देखा जाए कि साहित्य का समाजशास्त्र जो है, इसकी शुरुआत 1800 से हुई थी। 1800 में फ्रांस में बपन मादान स्टेल ने सामाजिक संस्थाओं से साहित्य के संबंध की बात की थी। एडल्फ स्टेन ने 1828 में साहित्य को वैज्ञानिकता प्रदान की। वही चीज़ प्रेमचंद ने, हम देखते हैं, उन्हें वैज्ञानिकता तो नहीं प्रदान की, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने सारे सामाजिक पहलुओं की विवेचना की है। प्रेमचंद ने एक एक कर सारे वर्गों के चरित्रों का खुलासा किया। आप उनके जितने भी कहानियां, जितने भी उपन्यास देखेंगे, उसमें समाज के सारे वर्गों का खुलासा किया है। इनकी कहानी बड़े घर की बेटी में तो उन्होंने परिवार व्यवस्था के उत्पन्न विक्षोभ का उजागर किया है। आज जो हम पारिवारिक व्यवस्था की बात करते हैं ना, परिवार में ये हो रहा है, परिवार टूट रहा है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, ये बड़े घर की बेटी में अगर आप पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से पारिवारिक विक्षोभ दिखाई देता है। कफन जो है इनका, वो तो सर्वहारा वर्ग की स्थिति को बताता है। इसमें मानवीय संवेदनाओं की अमानवीयता की हदें जो पार कर दी हैं समाज ने, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है, जो एक जमीनी हकीकत है। दो बैलों की कथा में दो किसानों की कथा उन्होंने बहुत अच्छे, दोनों उनकी मित्रता बताई, और ये भी बताया कि बैल के बारे में, बैल किसान के लिए किस तरह से जीवन का आधार है। वो कहते थे, चीनी कहावत है ना, उसके आधार पर प्रेमचंद कहते थे, चीज़ों को बदलने के लिए हमें पहले चीज़ों को जानना होगा। किसी भी व्यवस्था को अगर हम बदलना चाहते हैं तो पहले हमें उस व्यवस्था को जानना होगा, और चीज़ों को, व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया में हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात चीनी कहावत के आधार पर प्रेमचंद ने अपने साहित्य में उल्लेखित की, और वो कहते थे कि समाज में सुधार आवश्यक है।
शतरंज के खिलाड़ी उनका एक उपन्यास है। शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें अंग्रेजों के पूरे दृष्टांत को रखा कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी और फिर यहाँ की मालिक बन गए अंग्रेज। इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है सामंती वर्गों के पतन की। सामंती वर्ग जो हैं वो शतरंज के खिलाड़ी में मस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो देख ही नहीं रहे कि सेना आ गई है, वो सिर्फ शतरंज में अपने मस्त रहते हैं कि उनका राजा और वजीर में उलझे रहते हैं और उनके राजपाट चला जाता है। सामंती वर्ग के पतन की। सामंती वर्ग बहुत ज्यादा अपनी अय्याशियों में था, उसको जनता की कोई चिंता नहीं थी। नशा नाम की एक कहानी है, उसमें उन्होंने बताया एक जमींदार के घर में उसका मित्र आता है। जब वो मित्र जमींदार के घर में आता है, उनके घर में रहता है, कुछ दिन में रहने के बाद धीरे धीरे उसमें जमींदारी का नशा चढ़ने लगता है और वो बदतमीजियों पे उतर आता है। ये उन्होंने नशा में बताया। मंत्र में उन्हें डॉक्टर चड्डा की मानवीय संवेदनाएं बताई कि डॉक्टर कैसे मानवीय संवेदनाओं से शून्य। इस कहानी में मंत्र में वो बताते हैं कि गांव के एक किसान के बेटे को सांप काट लेता है। सांप के काटने से उसके शरीर में जहर बढ़ रहा है। गांव के लोग डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं डॉक्टर चड्डा से कि डॉक्टर साहब उसको देख लीजिए। उस वक्त डॉक्टर गोल्फ खेल रहा है। डॉक्टर चड्डा के लिए गोल्फ खेलना बहुत जरूरी था। सर्प दंश से, सांप के काटे से जहर के कारण बिलख रहे मनुष्य को बचाना उसके लिए प्राथमिकता नहीं थी। यही कुछ तो आजकल हम भी देख रहे हैं ना डॉक्टरों के। तो डॉक्टरों की मानवीय संवेदना जो शून्य है पैसे के लिए, वो उसमें उन्होंने बताई है। उनके मध्यम वर्ग के चरित्र आप देखेंगे। एक और उनकी कहानी है बेटों वाली विधवा। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, बेटों वाली विधवा। इसमें बताया है एक महिला है, उसके पति किसान थे, उसके पति का निधन हो जाता है, उसके 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे और 2 बेटी। अब वो बेटियों की शादी करना है, तो चारों बेटे जो हैं उनका नजरिया अपनी माँ और अपनी बहनों के प्रति बदल गया। ये बेटों वाली विधवा बताया है कि वो माँ परेशान है। आज भी तो हम दे रख रहे हैं ना, वृद्धावस्था आश्रम क्यों बन रहे हैं? वृद्धों की उपेक्षा बच्चों के द्वारा। ये बेटों वाली विधवा में कहानी में उन्हें बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया और उसमें बताया कि इसमें बेटों वाली विधवा में निर्मला जो उसकी बहन है वो दहेज के लिए कैसी परेशान होती है और बच्चे उसके भाई उसका साथ नहीं देते हैं। एक शानदार जमीनी लेखक है। इनका क्या, इन्होंने बनारस के थे और बनारस को इन्होंने कहा है कि बनारस रूढ़िवाद की राजधानी है। कि उन्होंने जिया है कि कैसे पंडितों के कर्मकांड हैं, सामंती वर्ग की व्यवस्था है, ये सारी चीजें देख के अमानवीय व्यवहार, किसानों की दुर्दशा, छात्रों का आंदोलन करना, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्र असंतोष, सभी चीज इन्होंने कहा है। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती को उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वर्ग भेद की बात करते हैं। मार्क्स ने जिसकी बात की है, मार्क्स ने जिस पूंजीवाद और वर्ग व्यवस्था की बात की है, प्रेमचंद ने भी उसी को कहा है। लेकिन इनको वो हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया और अगर समाजशास्त्र में भी प्रेमचंद को अध्ययन के रूप में पढ़ा जाए, एक समाजशास्त्री अध्ययन की दृष्टि से प्रेमचंद को अगर हम लेंगे तो भारतीय समाज का बहुत ही स्पष्ट अध्ययन होगा। क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हम सभी समाजशास्त्रियों को प्रयास होना चाहिए कि भारतीय समाजशास्त्रियों का अध्ययन किया जाए, उसमें प्रेमचंद को पहले प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि उनका पूरा समाज की समझ थी। उनको समाजशास्त्र क्या है? समाज की समझ का विज्ञान है। सभी समाजशास्त्री कहते हैं समाज सामाजिक समझ का विज्ञान है। समाज सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं का विवेचन करता है। तो प्रेमचंद ने इन्हीं सब का तो अध्ययन किया था। और अंत में मैं कहना चाहूँगा 31 जुलाई 1880 को जन्मे लम्ही गांव के कायस्थ परिवार में वाराणसी के, इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। और इन्होंने एक इनके लिए हमको एक अमूल वाक्य, इनका अनमोल वाक्य है जो हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों के संदर्भ में कहा था, खिलाड़ियों के संदर्भ में, खेल के मैदान में वही शख्स, प्रेमचंद कहते हैं खेल के मैदान में वही शख्स तारीफ का मुस्तहक होता है जो जीत से फूलता नहीं, यानी जीत पाके इतराता नहीं, फूलता नहीं और हारने पर भी खेलता रहता है। वो कहते हैं हमारा काम तो खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलो।
ये उनका कहना था, हमको खेलना है, ये दिल लगाकर खेलते रहिए आप, और कभी भी खेल से भागे नहीं। तो समाजशास्त्र के हम सभी विद्यार्थियों को प्रेमचंद के इस अनमोल वाक्य कि जीत आने पर, जीत में पर हमको फूलना नहीं है और हार पे निराश नहीं होना, हारने के बाद भी हमको सतत खेलते रहना, आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे, इस मूल मंत्र के साथ प्रेमचंद को आज मैं उनके जन्मदिन पे सादर नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि प्रेमचंद को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए। प्रेमचंद वास्तव में साहित्यकार, समाजशास्त्र हैं, क्योंकि 3 भाषा फारसी, उर्दू और हिंदी थी, लेकिन इन्होंने सारा अधिकतर इनका जो कमांड था हिंदी में था। ऐसे साहित्यिक समाजशास्त्री को मैं नमन करता हूँ।